हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां हम आपके साथ जुड़े हैं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। एज प्रॉमिस सेंटेंस रीअरेंजमेंट अभी भी चालू है। हम अभी भी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस पे ही फोकस करेंगे। जहां तक आज के वीडियो का सवाल है, हम आज क्वेश्चंस तो करेंगे एक साथ, लेकिन हो सके तो हमारी वीडियो को पॉज करिएगा, जो पढ़ाया हुआ कंटेंट है उसको रिवाइज करिएगा और इसके बाद ही इन क्वेश्चंस को आज अटेम्प्ट करिएगा, ताकि आपका इससे और कोई भी डाउट या कंफ्यूजन ना बचे। चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपके पास एक ओपनिंग सेंटेंस और एक क्लोजिंग सेंटेंस गिवन है। ओपनिंग सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है डिजाइनिंग से। डिजाइनिंग इज एज नेचुरल टू मी एज ब्रीदिंग, मतलब जितना आसान मेरे लिए सांस लेना है उतना ही आसान मेरे लिए डिजाइनिंग करना है। ठीक, अब आपको बाकी सारे 4 सेंटेंसेस को कोरिलेट करके पेयर बनाना है। दीज आर योर गिवन ऑप्शंस, जिसमें से एक आपका आंसर होगा। ठीक है, हो सके तो पॉज कर लीजिए और खुद से ट्राई करिए। इस वीडियो के एंड के बाद अपना एक स्कोर कार्ड रेडी कर लीजिएगा। आपको कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। ठीक है, चलिए, आई होप आपने ऐसा कर लिया होगा। बढ़ते हैं अब हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ। आंसर रेडी है ना? चलो, डिजाइनिंग इज एज नेचुरल टू मी एज ब्रीदिंग। अब हम पढ़ते हैं पहले सेंटेंसेस को। इट वॉज देन दैट आई लॉन्च्ड माई न्यू लेबल। अब इट वॉज यहां लिखा है देन, द क्वेश्चन इज व्हेन। हमारा सवाल क्या हो जाएगा? हमारा सवाल हो जाएगा व्हेन दैट आई लॉन्च्ड माई न्यू लेबल। अब न्यू लेबल तो हम तभी लॉन्च करेंगे ना जब हम किसी पोजीशन या समय की बात कर रहे होंगे, वो अभी तक मेंशन नहीं है। अब देखो, इट हैज बीन अ गुड सीजन सो फार, ये अभी तक सीजन बहुत अच्छा रहा। But my career took off only after the birth of my second child. लेकिन मेरा करियर कब took off किया? Only after the birth of my second child. अब हमें when का आंसर मिला है, वो क्या था? birth of my second child. कब है ना? कब? Only after. After मतलब when. When का आंसर दे रहा है आपके ये सेंटेंस में, ये वाला लाइन, राइट? तो इतना तो क्लियर हो गया कि आर के बाद जो पी है वो मेरा पेयर बन रहा है। सॉर्टेड सो फार? ठीक है, अब देखो, अब यहां लिखा है बट राइट नाउ आई एम बिजी विथ माई फर्स्ट स्टोर। अब पहले तो आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, उसका न्यू लेबल अटैच करेंगे, उसके बाद ही ना आपका कोई सीजन अच्छा जाएगा या आपका स्टोर बनेगा और आप बिजी होंगे उसके साथ। सो बेसिकली ये इंटर रिलेटेड है। अब आपको देखना है कि आर और पी मेरे पेयर्स हैं, तो कहां कहां पे वो पेयर दिख रहा है। वो पेयर सी में है जो कि आखिर की तरफ है, और वो पेयर डी में है जिसमें वो शुरुआत की तरफ है। ये दो तो पहले ही कट गए क्योंकि ये पेयर ही नहीं बने हैं, तो आर और पी यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अब इनको मत पढ़िए, अब बचे आपके पास ये। क्या एस मेरा फर्स्ट सेंटेंस शुरू कर सकता था? एक बार पढ़ के देखते हैं। डिजाइनिंग इज एज नेचुरल टू मी एज ब्रीदिंग। राइट नाउ आई एम बिजी विथ माई फर्स्ट स्टोर। इट वॉज देन, अगर हम बोलते हैं इट्स बीन अ गुड सीजन सो फार, It was then that I launched my new label. No, this is not making sense. पहले आप बोलोगे कि आपका करियर took off किया after the birth of your child. It was then, उस समय, उस दौरान आपने अपने पहले लेबल को लॉन्च किया। इस समय, इस वक्त आप अपने नए स्टोर के साथ बहुत बिजी हैं। अभी तक का ये सीजन बहुत अच्छा रहा। एंड नेक्स्ट मंथ आई विल बी गोइंग टू न्यूयॉर्क। तो मेरा जो आंसर बैठेगा इसमें वो क्या हो जाएगा? डी, आर पी एस क्यू इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्लियर? एक चीज आपने देखी होगी, हमने स्टार्टिंग से ही पैसेज को सॉल्व नहीं किया है। हमने क्या किया? पहले जो ऑप्शंस नहीं जाएंगे उनको एलिमिनेट कर दिया, फिर जो बच गए उनके साथ पेयर को अलाइन किया। देखिए, इससे गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा मिनिमम होते हैं और रिड्यूस हो जाते हैं, लगभग ना की तरफ। क्लियर? आई होप आपको यहाँ पे 1 मार्क मिल गया होगा। चलिए, हम मान के चलते हैं कि आपको मिल गया होगा। ठीक है, चलिए, मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट चिल्ड्रन। Children like to celebrate their birthday, और इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट है all these factors make birthday worth celebrating। ये सारे फैक्टर्स मिलके बर्थडे को और ज्यादा सेलिब्रेटफुल, मतलब सेलिब्रेशन के लायक बनाते हैं। ठीक, एक बार हमारे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और खुद से आंसर करने की कोशिश करिएगा। आई होप आपने ऐसा कर लिया होगा। अब पहले आंसर देखते हैं, उसके बाद अब एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। पहले चेक करते हैं कि आपने जो सोचा है वो आंसर है या नहीं है। इस क्वेश्चन में आंसर है QSRP। ठीक है, मतलब आपका ओपनिंग सेंटेंस के बाद का जो सेंटेंस है वो आपके सेंटेंस में क्यू है। अब वो क्यू है वो देखते हैं। लिखा है चिल्ड्रन लाइक टू सेलिब्रेट व्हाट? दे लाइक टू सेलिब्रेट देयर बर्थडे। अब यहाँ बर्थडे बन गया हमारा सब्जेक्ट, जिसके बारे में, कोर सब्जेक्ट जिसके बारे में हम इस पूरे पैसेज में बात कर रहे हैं। ठीक,
अब अगर ये बर्थडे को हम नाउन समझते हैं तो नाउन का हमारे सेंटेंस में क्या होना चाहिए? एक प्रोनाउन होना चाहिए। नाउन का सेंटेंस में क्या होना चाहिए? एक प्रोनाउन होना चाहिए। वो प्रोनाउन देखो कहाँ पे है? इन एडिशन टू नहीं हो सकता था, द बर्थडे नहीं हो सकता था, नोबडी से जाता नहीं, तो बचा क्या था? इट। इट हमारे सेंटेंस में प्रोनाउन का काम कर रहा है कौन से वर्ड के लिए? बर्थडे के लिए। ठीक है, अब लिखा है चिल्ड्रन को सेलिब्रेट करना पसंद है। क्यों पसंद है? इट प्रोवाइड्स देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम, इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू जॉइन देमसेल्व्स विद देयर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने का, सेलिब्रेट एक साथ करने का अपॉर्चुनिटी क्या देता है? एक बर्थडे पार्टी देती है। ठीक है, उसके बाद लिखा है नो वन कैन डिनाई। नाउ हियर यू आर टॉकिंग अबाउट हुम? यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स। तो सेंटेंस का कौन सा हिस्सा है जो फ्रेंड्स के बारे में बोल रहा है? वो कौन सा हिस्सा है जो फ्रेंड्स के बारे में बोल रहा है? वो हिस्सा है आपका एस, मतलब आपका क्यू के बाद एस जा रहा है, ये क्लियर है। देखो एस में क्या लिखा है? नो वन कैन डिनाई दैट कंपनी ऑफ फ्रेंड्स इज जॉयफुल। ये कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि फ्रेंड्स की कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत जॉयस होती है। ठीक है, क्यूएस हमारे मिल गए, लेकिन देखो क्यूएस आपका यहां पे भी था, बट द क्वेश्चन इज ये आंसर नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था कि नाउन अगर है तो नाउन के, मतलब अगर नाउन है तो नाउन के तुरंत बाद हमारे पास एक प्रोनाउन होना चाहिए, जो हमें मिल गया था हमारे इस वाले केस या सेंटेंस में। ठीक है, अब क्यूएस बन गए। अब हमने बोला यहाँ पे कि इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद क्या आएगा? हमने बोला कि कोई ये डिनाई नहीं कर सकता कि बर्थडे में बच्चे एक दूसरे के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं। इसके अलावा बर्थडे बच्चों को क्यों पसंद है? प्रेजेंट्स ऑल्सो एड टू देयर जॉय। क्यों? क्योंकि उनको प्रेजेंट्स मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं। जब आप छोटे थे तो आप बर्थडे प्रेजेंट्स के लिए, आई थिंक आप जितने बच्चे को इनवाइट करते थे आप गिनते भी थे कि हमारे को इतने प्रेजेंट्स मिले या नहीं मिले, है ना? सो बेसिकली बर्थडे प्रेजेंट्स ऑल्सो एड टू देयर जॉय। तो इसका मतलब इसके बाद जो आएगा वो होगा आर। इन एडिशन टू बर्थडे प्रेजेंट्स, तो पहले तो बर्थडे प्रेजेंट्स आप बताएंगे, उसके बाद ही इन एडिशन टू होगा ना, राइट? In addition to birthday presents which you have already talked about in our, ठीक है, तो यहाँ पे इसके अलावा they also receive greetings. All these factors, अब ये सारे factors मतलब friends के साथ enjoy करना, birthday presents पाना, greetings enjoy करना, ये सारे factors make birthday worth celebrating. इन सारे फैक्टर्स से मिलकर एक बर्थडे पार्टी ज्यादा सेलिब्रेटफुल लगती है या सेलिब्रेशन के लायक लगती है। तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये पैसेज कैसे निकल के आया? यू टॉक्ड अबाउट चिल्ड्रन हु लव टू सेलिब्रेट देयर बर्थडे, देन यू सेड कि इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी। ये इट क्या है? चिल्ड्रन के बारे में, जो बर्थडे पार्टी है उसके बारे में ये इट आ रहा है। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू एंजॉय देमसेल्व्स विद देयर फ्रेंड्स। अब हमने किसके बारे में बोला है? फ्रेंड्स के बारे में बोला है, तो हम क्या बोलेंगे? नोबडी कैन डिनाई दैट कंपनी ऑफ फ्रेंड्स इज जॉयफुल। ठीक है, द बर्थडे प्रेजेंट्स ऑल्सो एड टू देयर जॉय। इन एडिशन टू बर्थडे प्रेजेंट्स दे ऑल्सो रिसीव ग्रीटिंग्स। ये सारे फैक्टर्स मिलकर आपके बर्थडे को ज्यादा एक्साइटिंग बनाते हैं और बच्चे इसीलिए हर साल इसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Technology is meant for bringing comfort to the body and spirituality brings comfort to mind. अब हम यहाँ पे दो क्वेश्चंस की बात करें, मतलब दो सेक्शन के दो हिस्सों की। एक हिस्से में हम बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कंफर्ट देता है बॉडी को। बैठे बैठे हम रिमोट से एसी चला देते हैं, हम रिमोट से बैठे बैठे किसी को भी, मतलब अपने फोन से ही हम कॉल कर लेते हैं, है ना? तो टेक्नोलॉजी किसको आराम दे रहा है? बॉडी को। लेकिन स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए तो वो किसे कंफर्ट देता है? आपके मन को। ठीक है, तो स्पिरिचुअली अगर कोई पर्सन इंक्लाइंड है तो उससे कितना उसको बेनिफिट मिलता है? आपके मन को आराम मिलता है। ठीक, नाउ यू ऑलरेडी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, वन विच इज टेक्नोलॉजी जो कंफर्ट देता है बॉडी को, सेकेंड विच इज स्पिरिचुअलिटी जो कंफर्ट देता है आपके माइंड को। अब हमारे पास जो सेंटेंसेस है वो है, बट इन इंडिया scientists were persecuted. Here religion and philosophy were never isolated. In the West, religion was opposed to science. ठीक, अब यहां पे देखिए दो जगह पे बोला है। एक जगह पे बोला जा रहा है वेस्ट का कंडीशन, दूसरी जगह बोला जा रहा है इंडिया का कंडीशन, लेकिन ये बट से शुरू है। इसका मतलब हम डायरेक्टली इंडिया के कंडीशन पे नहीं जाएंगे। और साइंटिस्ट कहाँ प्रोसिक्यूट हुए हैं ये भी हमें बताना होगा। व्हेन वर दे प्रोसिक्यूटेड, बाय हुम वर दे प्रोसिक्यूटेड। ये कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है तो क्यों भी आंसर नहीं स्टार्ट कर सकता, राइट? और आर हमारे ऑप्शन में नहीं है तो उसको एलिमिनेट ही कर दीजिए।
अब द क्वेश्चन इज कि वी टॉक्ड अबाउट टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी से अगर दिमाग में सबसे पहली कोई चीज आती है तो वो होता है हमारा वेस्टर्न कल्चर. तो द वन थिंग दैट यू एक्चुअली फोकस ऑन अबाउट इज योर वेस्टर्न कल्चर. तो हम बोल रहे हैं यहां पर कि ओपनिंग सेंटेंस में यू टॉक्ड अबाउट टेक्नोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी, तो वो कौन सा सेंटेंस है जो पहले रिलेट करेगा टेक्नोलॉजी को, वो है आपका एस. ठीक है, अब चलिए आंसर देख लेते हैं. आंसर है आपका SQPR. आई होप आपको यही आंसर मिला होगा. हमने स्टार्ट किया इन द वेस्ट रिलीजन वाज अपोज टू साइंस. यहां पे रिलीजन साइंस को अपोज करता था. साइंटिस्ट वे प्रोसिक्यूटेड, साइंटिस्ट को प्रोसिक्यूट किया जाता था, उनकी बातों को नहीं माना जाता था. ठीक है, बट इन इंडिया ये कंडीशन कहां पे है? अगर हम बात करें तो ये मेरा जो कंडीशन है वेस्ट का, ये कंडीशन कहां पे है? वेस्ट में है. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा. इंडिया में, बट इन इंडिया दैट नेवर हैपेंड. रिलीजन हैज नेवर एनकरेज साइंस. रिलीजन ने साइंस को कभी भी एनकरेज नहीं किया. क्लियर? हियर रिलीजन एंड फिलोसफी वे आइसोलेटेड प्रैक्टिसेस. यहाँ पे रिलीजन अलग और आपकी फिलोसफी अलग. आइसोलेटेड प्रैक्टिसेस है, मतलब यहाँ पे दोनों एक दूसरे में खुद को मर्ज करके नहीं चलते, है ना. तो हमारा जो सीक्वेंशियल अरेंजमेंट होगा वो होगा आपका SQP&R. दिस इज हाउ यू विल बी गोइंग ऑन अरेंजिंग सेंटेंसेस. देखिए, एसएससी के सेंटेंस रीअरेंजमेंट में सबसे जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल बात होती है वो होते हैं आपके जो ऑप्शंस गिवन होते हैं. ठीक है, इन ऑप्शंस का जहां तक सवाल है एलिमिनेट कर दीजिए. अगर पेयर भी दिख जाता है, आपको कोई पेयर बना है और वो ऑप्शंस में नहीं है, तो उन ऑप्शंस को पढ़ने की ही जरूरत नहीं है. जो पेयर आपके बनते हैं उनसे रिलेट करिए ऑप्शंस को. देखिएगा फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस से रिलेट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. ये ज्यादा आसान तरीका है, इससे आप एलिमिनेट कर देंगे कि आपसे एरर के चांसेस भी घट जाएंगे. क्लियर? हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ओपनिंग सेंटेंस है वो है इट इज ऑफन सेड दैट लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस इन द सेम प्लेस. ये कहावत अक्सर कही जाती है या अक्सर कहा जाता है कि जो लाइटनिंग होती है वो एक ही जगह पे दो बार नहीं होती है. ठीक है, अब हमें ये तो नहीं पता कि किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, कहाँ की लाइटनिंग, कैसी लाइटनिंग, हमें नहीं पता. ठीक है, तो आपने बस इतना समझ लिया कि यू आर टॉकिंग अबाउट लाइटनिंग जो एक ही जगह पे दो बार नहीं जाती. ठीक, अब चलिए एक बार ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं. लिखा है गो आस्क द फॉरेस्ट रेंजर्स, बट दिस इजंट ट्रू. दे विल टेल यू that every thunder shower brings several bolts of lightning to their lookout stations. Rangers spend their summers as firefighters. अब देखो आपको जाके क्लियरली पिक्चर मिला that you're talking about forest rangers जिनके पास ये एक्टिविटी या जिनको ये काम दिया जाता है कि वो लाइटनिंग पे अपना चेक रखेंगे. ठीक है, और इसको रेगुलेट करके देखेंगे. अब यहाँ पे स्टेटमेंट था इट इज ऑफन सेड. अक्सर ये कहा जाता है, मतलब ये कहावत बहुत फेमस है कि लाइटनिंग एक ही जगह पे दो बार नहीं होती. लेकिन ये कहावत सच नहीं है. बट दिस इजंट ट्रू. ये दिस क्या है? ये दिस आपके सेंटेंस में था प्रोनाउन जो आया है किसी नाउन के लिए, और वो नाउन क्या है हमारे सेंटेंस में? लाइटनिंग. यू आर टॉकिंग अबाउट लाइटनिंग, बट दिस इजंट ट्रू. ये दिस क्या है? लाइटनिंग. ठीक, अब पूछा जा रहा है कि क्यू से कौन कौन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं. तो एक देखो आपका ए है और दूसरा है आपका डी. तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा. हमारा आंसर है डी. इसके बाद जो आएगा गो आस्क द फॉरेस्ट रेंजर्स. ये कहावत सच नहीं है, और ये आप जाके किससे पूछेंगे? ये जाके आप पूछेंगे अपने फॉरेस्ट रेंजर्स से. तो क्यू के बाद जो पेयर बन रहा है वो है हमारा पी. क्लियर? तो नेक्स्ट इज रेंजर्स स्पेंड देयर समर्स एज फायर फाइटर्स. क्योंकि आप यहाँ पे फॉरेस्ट रेंजर्स को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, तो अब आप सेंटेंस में भी तो फॉरेस्ट रेंजर्स के बारे में बोलेंगे. यहाँ पे वो कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉरेस्ट रेंजर्स को ही लेके स्टेटमेंट बना रहा है? वो है आपका एस. तो यहाँ पे आ जाएगा रेंजर्स स्पेंड देयर समर्स एज फायर फाइटर्स. हमारे जितने भी रेंजर्स हैं वो अपना पूरा समर फायर फाइटर्स की तरह गुजारते हैं. they will tell you that every thunder shower brings several bolts of lightning to their lookout stations. They will tell, ये they कौन है? The rangers whom you are talking about, जिनके बारे में एस में बोला गया है ना. तो एस के बाद जो आएगा वो होगा आपका आर. इज दैट क्लियर? सो लाइटनिंग डज स्ट्राइक ट्वाइस इन द सेम प्लेस. तो कहावत का कंक्लूजन कैसे किया गया है कि इसीलिए ये कहना आसान है कि लाइटनिंग एक जगह पे दो बार जा सकती है या स्ट्राइक कर सकती है. ये वाला जो स्टेटमेंट था इसमें क्योंकि पहले सेंटेंस से बाकी का पूरा आइडिया नहीं मिल रहा था, तो हमने क्या किया, हमने सेंटेंस के चारों ऑप्शंस को दोबारा से पढ़ा. एक बार इसको फिर से क्लियर करते हैं.
आपकी शुरुआत हुई थी इट इज ऑफन सेड दैट लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस इन द सेम प्लेस। ठीक, इसके बाद आपने बोला कि हमें पता नहीं चल रहा था, तो हमने चारों ऑप्शंस पढ़े और हमने देखा कि ये कहावत सच नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये कहावत सच नहीं है? चलिए फॉरेस्ट रेंजर्स को जाके पूछते हैं। लेट्स गो एंड आस्क द फॉरेस्ट रेंजर्स। क्यों? अब रेंजर्स को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया तो सेंटेंस में भी तो रेंजर्स के बारे में बोलेंगे। क्या हो जाएगा? रेंजर्स स्पेंड देयर समर्स एज फायर फाइटर्स। रेंजर्स अपना समर किसके जैसा स्पेंड करते हैं? फायर फाइटर्स की तरफ। They will tell you that every thunderstorm brings several bolts of lightning to their lookout stations. Clear? तो यहाँ पे जो आंसर बन के आ रहा है वो है आपका QPSR। ये भी देखो एलिमिनेशन से आ गया था क्योंकि बाकी दो ऑप्शन तो जा ही नहीं रहे थे, उनसे सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉस्ट वेयर लो दैट ईयर। उस साल चीजों के दाम बहुत कम थे। अब हमारा कंक्लूजन इसका दिया हुआ है, ऑल इन ऑल इट वॉज द बेस्ट ईयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। देखा जाएगा तो ये उस कंपनी के कई बहुत ही ऐतिहासिक सालों में से एक रहा है। एक बार हमारे वीडियो को पॉज करिएगा और अपने आंसर को खुद से खोजिए, फिर हम आंसर डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि ये एक्सप्लेनेशन क्यों आ रहा है। आई होप आपने ऐसा कर लिया होगा। अब चलिए आंसर को चेक करते हैं। इसका आंसर आ रहा है QPSR विच इज सी। आई होप यू हैव गॉट दिस करेक्ट। लिखा है कॉस्ट वेयर लो दैट ईयर। ठीक है, उस साल जो कॉस्ट थे वो कम थे लेकिन आउटपुट बहुत ज्यादा था। जो आउटपुट था वो बहुत ज्यादा था। हमने कॉस्ट को कम कर दिया था, आउटपुट को बढ़ा दिया था। फिर हमने बोला देयर वाज अ गुड पर्सन फॉर ईच जॉब एंड द मार्केट रिमेन फर्म। हर एक जॉब को करने के लिए एक बेस्ट पर्सन बिठाया गया था और जो पिक्चर था मार्केट का वो भी बहुत फर्म था। ठीक है, तो देखो QP का पेयर बहुत ज्यादा अलग नहीं था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था फाइंड आउट करना। बचे अब R और S। ठीक, थैंकफुली नो मार्केट फ्लक्चुएशंस कॉज्ड हैवॉक। देयर वर नो लॉसेस फ्रॉम फायर आल्सो। कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे कि वो कंपनी का जो हिस्ट्री था, वो हिस्ट्री में उस कंपनी का बेस्ट ईयर क्यों बना। क्या क्या था? उस साल कॉस्ट कम रखे गए थे, आउटपुट ज्यादा था। ठीक है, जितने भी पर्सन थे वो अपने फील्ड में बेस्ट थे और अपना मार्केट उन्होंने फॉर्म करके रखा हुआ था। और अच्छा क्या हुआ? थैंकफुली। इसके बाद जो आ रहा है वो है आपका S। थैंकफुली नो मार्केट फ्लक्चुएशंस कॉज हैवॉक। मार्केट में भी ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं हुए और अगर हुए भी तो उसकी वजह से ज्यादा हैवॉक कॉज नहीं हुआ। ठीक है, तो बचा कौन सा है आपके पास? R बचा है। देयर वर आल्सो नो लॉसेस फ्रॉम फायर। फायर से भी ज्यादा लॉसेस नहीं हुए। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो ये आपकी हिस्ट्री में, कंपनी की हिस्ट्री का ये बेस्ट ईयर कहा जाएगा। तो इसके बाद जो सीक्वेंस बनेगा वो हो जाएगा आपका QPS and R। इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ वी रिलेट रीअरेंजमेंट्स इन डिफरेंट एग्जाम्स। आज हमने आप लोगों को एक से ज्यादा रीअरेंजमेंट्स इसलिए प्रैक्टिस करवाए ताकि आप खुद से सॉल्व करो और ये समझ पाओ कि रीअरेंजमेंट्स को हम कैसे अरेंजमेंट्स दे सकते हैं, चाहे वो एलिमिनेशन करने के थ्रू हो, चाहे वो पेयर्स बनाने के थ्रू हो। अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। जो ऑप्शंस नहीं जाते उनको पहले ही एलिमिनेट कर दीजिएगा। इससे आपका भी अगर गलती होने का चांसेस होगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा और जितना हो सके उसको मिनिमाइज करके रखिएगा। क्लियर? एक और रीअरेंजमेंट का सेशन आपके लिए तैयार रहेगा। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।